नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज फिर मैं आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास का यूपीएससी हिंदी प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्पेशली हिंदी बेल्ट को कवर करते हुए अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी के नाम से ये चैनल बनाया गया है, जो निश्चित रूप से आपके प्री एग्जाम में इंपॉर्टेंट भूमिका को अदा करेगा। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ इंडिया, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, ये आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ने न केवल आधुनिक भारत के इतिहास में एक नई दिशा दी है, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तैयार करने में भी इसकी अहम भूमिका रही है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको सबसे पहले प्री के पॉइंट से भी देखेंगे और मेंस के पॉइंट से भी देखेंगे। आज हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के पार्ट फर्स्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आगे दो वीडियोस और इसके होंगे, क्योंकि ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, तो आगे हम इसको पूरा कवर करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यहां से आपकी प्री और मेंस एग्जाम में किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसे ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण भी कहा जाता है, एवं इसी के साथ साथ इसे भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन रिनेशंस, भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी में, अर्थात 1801 से 1899 को कहेंगे 19वीं सदी। 19वीं सदी में शुरू हुआ यह सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जहां 19वीं सदी में इसका मुख्य फोकस नारी सुधार पर था, नारी सुधार, विमेन रिफॉर्म्स पर था। क्योंकि समाज में अगर दोयम दर्जे की किसी की स्थिति थी तो महिलाओं की थी। और ध्यान रखना, जिस समाज में, जिस धर्म में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती है, वो समाज दयनीय होता है, वो देश दयनीय होता है, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए 19वीं सदी में हमारे जो सामाजिक सुधारक थे, उन सुधारकों ने विशेष रूप से जो बल दिया, वो 19वीं सदी में नारी सुधार पे बल दिया था। और नारी संबंधी अनेक जो समाज में हमारी कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर करने का, उसमें सुधार करने का प्रयास जो है, वो 19वीं सदी में कई सामाजिक सुधारकों ने किया। यहां पर यह ध्यान रखना है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, ये 19वीं सदी में भी चला और 20वीं सदी में भी चला। परंतु 19वीं सदी में जहां इसका फोकस नारी सुधार पे ज्यादा था, वहीं 20वीं सदी में इसका फोकस जो है निम्न जातियों की स्थिति में सुधार था। मतलब निम्न जातियों को बहुत दयनीय दृष्टिकोण से देखा जाता था, और अस्पृश्यता एक बहुत बड़ी बीमारी भारतीय समाज में बन गई थी। इसलिए यहां पर 20वीं सदी जो होगी, उसमें मुख्य फोकस जो होगा वो निम्न जाति सुधार में होगा, जिसमें गांधी जी ने भी बड़ा योगदान दिया था अस्पृश्यता आंदोलन चलाकर। और उसमें सबसे बड़ा योगदान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का, उनका योगदान भी हम इसमें देखेंगे। अब कुछ चीजें हम बोले, 19वीं सदी में नारी सुधार मुख्य पॉइंट है, 20वीं सदी में निम्न जाति सुधार, निम्न जाति, लोअर कास्ट रिफॉर्म्स के नाम से होगा। इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण भी कहा जाता है। इसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण भी कहा जाता है, और इसे यूरोपियन पुनर्जागरण की तर्ज पर भारतीय पुनर्जागरण भी इसे कहा जाता है। इसे भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है, तो यह भी इसका नाम होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी
कि सर इसे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है। तो इसका मैं बताऊं आपको कि भारतीय समाज में कई ऐसी रीतियां थी जो समाज में बहुत बड़ा अवरोधक थी, और जो समाज में रीतियां अवरोधक बनी तो इन्हीं रीतियों को समाज में कुरीतियां कहा गया। और जब इसमें सुधार की बात की, क्योंकि समाज से संबंधित थी, तो समाज में सुधार के लिए प्रयास किए गए, इसलिए उत्तर होगा सामाजिक सुधार। लेकिन सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधार क्यों कहा जाता है, उसका उत्तर होगा कि हमारा जो भारतीय समाज है उसमें समाज जो है वो धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। समाज और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं, और समाज में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं वो बिना धर्म में सुधार किए संभव नहीं थी। वो चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो या जैन समाज हो, हर समाज में जो कुरीतियां थी उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं धर्म से था। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा हिंदू समाज में प्रचलित थी, और सती सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं समाज में सती प्रथा थी, उसके लिंक जो है वो धर्म के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए बिना धर्म में सुधार किए समाज में सुधार संभव नहीं था। इसलिए इस मूवमेंट का नाम जो हुआ वो हुआ सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। मतलब अगर समाज में सुधार करना है तो हमें धर्म में सुधार करना होगा, और यदि धर्म में सुधार करना है तो समाज में सुधार करना होगा। मतलब दोनों आपस में लिंक हैं। इसलिए इस मूवमेंट को एक साथ सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद में हम ये देखना चाहें कि 19वीं सदी में 19वीं सदी की ऐसी कौन सी प्रमुख कुरीतियां थी। ध्यान रखना, उनमें से आज भी कई प्रचलित है, लेकिन हमने अधिकांश कुरीतियों पर विजय प्राप्त की, और उस विजय प्राप्त करने में हमारे कई सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने अपनी भूमिका अदा की थी। अब वो कौन सी कुरीतियां थी? कुरीतियां कहते हैं सोशल एविल्स को, जैसे सती प्रथा, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, डाकन प्रथा, छुआछूत, पाखंड एवं अंधविश्वास, जैसे दहेज प्रथा, जैसी अनेक कुरीतियां समाज में विद्यमान थी। और इस क्रम में बिना समाज में सुधार किए, बिना धर्म में सुधार किए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन संभव नहीं था। इसलिए एक बड़ा आंदोलन चलता है जिसे हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि सर 19वीं सदी में ये जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, ये 19वीं सदी में क्यों हुआ? तो इसका उत्तर होगा कि जब 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और 1813 के बाद जब भारत को वो एकीकृत बाजार के रूप में स्थापित कर रहे थे, तब उन्हें अपने ब्रिटिश उत्पादों को बेचने के लिए भारतीयों को आधुनिक बनाना जरूरी था। इसलिए इसी समय भारत में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार होते हैं और पाश्चात्य शिक्षा को लाया जाता है। मतलब कहने का यह कि जहां पर भारत में बहुत सारे सामाजिक सुधार तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो था वो आंदोलन ब्रिटिश हितों के भी अनुरूप था, इसलिए ब्रिटिश ने इसे एप्रिशिएट किया। साथ ही साथ भारत में ऐसे अनेक सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक हुए जिन्होंने इसमें अपनी अहम भूमिका अदा की, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, हेनरी विवियन डेलाजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान, दादाभाई नौरोजी, फरदीन जी नौरोजी, मैडम एनी बेसेंट,
जैसे अनेक समाज सुधारक हुए जिनकी हम पूरा डिटेल में यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने भारत में जो पत्रकारिता को बढ़ावा दिया, उस पत्रकारिता से भी भारतीय समाज में एक नई प्रकार की चेतना आई। साथ ही साथ पाश्चात्य संस्कृति और समाज का प्रभाव भी भारत पर पड़ा। इसके साथ साथ भारत में एक ऐसा पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त आधुनिक युवा वर्ग आया जो इन सुधारों के पक्ष में था, जो ब्रिटेन से पढ़कर भारत में आया था। और एक मैं बात यह भी कह सकता हूं कि ब्रिटिश हथौड़े ने भी भारत में इस आंदोलन को जन्म दिया। मतलब जब हमारा शोषण होगा, जब हमारी शिक्षा और संस्कृति को वो बहुत नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, वो नए नए सुधार लाएंगे, न्यायिक सुधार होंगे, नई रेवेन्यू सिस्टम आएंगे, और उससे हमारा जो शोषण होगा, उस शोषण से भी भारतीयों में एक चेतना आई जो उन्हें अपने समाज में सुधार के लिए प्रेरित करेगी। और आप लोग ये भी ध्यान रखना कि भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ है, वो आंदोलन सबसे पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे से हुआ है, क्योंकि यही तीन सबसे बड़े केंद्र अंग्रेजों के थे। और उसमें भी सबसे पहले ये सुधार की शुरुआत बंगाल से होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक शुरुआत कहां से की? बंगाल से की। और साथ ही साथ बंगाल में ही सबसे ज्यादा शिक्षा प्राप्त लोग उस समय थे। साथ ही साथ बंगाल के लोग ही बड़ी संख्या में यूरोप में पढ़ने के लिए गए, और वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग जब वापस भारत आया तो वहां से कुछ न कुछ जागरण की चीजें लेकर आया। तो ये जो फैक्टर्स थे, ये इसको आपको लिखेंगे और आपसे पूछे कि 19वीं सदी में ये आंदोलन बंगाल से क्यों शुरू हुआ, तो इसका मैंने बता दिया आपको उत्तर। फिर आप देखना, इस भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो पहला व्यक्ति, जो पहला समाज सुधारक हुआ, उसका नाम राजा राम मोहन राय होगा। तो पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मैंने कुछ पॉइंट्स डाले, उस पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसका कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट लें। अब उसके बाद हम देखें तो यहां पर सबसे पहला नाम जो 19वीं सदी के सामाजिक सुधारकों में सबसे बड़ा नाम आता है, और वो नाम है राजा राम मोहन राय। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये कहां के राजा थे? ध्यान रखना, ये कहीं के राजा नहीं थे। इनका जन्म जरूर बंगाल के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम राधा कांत देव था, और इनका जन्म भी बंगाल के राधानगर में हुआ था। बंगाल के राधानगर में हुआ था। ये किसी रियासत के राजा नहीं थे, यहां पर ध्यान रखना। इनका जन्म की दो डेट आती है, 1772 भी आती है, 1774 भी आती है। अलग अलग बुक्स में ये डेट अलग अलग दी गई है, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हो सकता है कि बोर्ड में मैंने भी कुछ लिखा हो और आपका कंफ्यूजन हो, तो आप एनसीईआरटी और बीएल ग्रावर और एनसीईआरटी जो लिखी है विपिन चंद्रा ने लिखी है, जो सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं, मैं उसी से आपको सबसे अधिक फैक्ट्स लिखाने का प्रयास करता हूं। तो 1772 और 1770, 1772 में, कई जगह पर 1774 में इनका जन्म बंगाल के राधानगर में हुआ था, और इन्हें राजा की उपाधि अकबर सेकंड, अकबर फर्स्ट नहीं, ध्यान रखना, अकबर फर्स्ट तो बहुत पहले था, जिसका जन्म 1605 में हो जाता है। यहां पर अकबर सेकंड, अकबर सेकंड जो उत्तरवर्ती मुगल शासक था, और जिस समय मुगलों का पतन चल रहा था, अकबर सेकंड अंग्रेजों का एक पेंशनर था। तो उसने राजाराम मोहन राय से कहा कि आप मेरी पेंशन के मुद्दे पर केस लड़ने के लिए आप ब्रिटेन जाइए। उसी समय अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, इसलिए कई लोग उन्हें राजा के उपनाम से भी जानते हैं, राजा राम मोहन राय। तो राजा जो है एक उपाधि है, एक टाइटल है, जो उन्हें मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था, और अकबर सेकंड ने इन्हें अपने पेंशन के मुद्दे पर
बातचीत करने के लिए ब्रिटेन भेजा था, जहां ब्रास्टिल में इनका निधन हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो ब्रास्टिल में गए तो उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सत्य है कि ब्रास्टिल में जब 1833 में उनकी डेथ हो जाती है, तो चूंकि ब्रिटेन में ऐसी परंपरा थी, ऐसे कानून थे, नियम थे कि वहां पर शव को जलाया नहीं जाता था। अंतिम संस्कार जो भारत में किया जाता है वो विधि विधान नहीं था, इसलिए उनको वहां पर दफनाया गया था। हाँ, राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया था। अब उसके आगे बढ़े। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए एक सामान्य दृष्टिकोण से कि अगर आपको प्री में ही क्वेश्चन पूछ ले, निम्नलिखित में से किन उपनामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता था, तो उनके उपनाम थे आधुनिक भारत के पहले नेता। अगर आपसे पूछे कि द फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन था, आधुनिक भारत का पहला नेता किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। इसी प्रकार भारत में भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु किसे कहा जाता है? भूत एवं भविष्य के मध्य के सेतु का मतलब क्या होगा? द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कुछ इतिहासकार जो भूत शब्द आ रहा है, यहां पर उन्होंने भूत शब्द जो लिया है वो बेसिकली लिया है भारत के लिए, और भविष्य शब्द लिया है यूरोप के लिए। भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु था। यहां भूत का मतलब भारतीय संस्कृति से है, भारतीय संस्कृति, और भविष्य का मतलब यहां पर होगा पाश्चात्य संस्कृति से। आप ये देखिए, एक इतिहासकार कहता है कि राजा राम मोहन राय के कलकत्ता में 2 मकान थे। राजा राम मोहन राय के कलकत्ता में 2 मकान थे। उनमें से एक मकान ऐसा था जो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति पे बना हुआ था, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति पे राजा राम मोहन राय। मैंने यहां पे लिखा राजा राम के 2 घर थे, घर फर्स्ट और घर सेकेंड। जो घर फर्स्ट था वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति पर था। उसमें हर चीज जो घर में थी, वो चाहे वो जो कला हो, वास्तुकला हो, हर चीज उसमें भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी। लेकिन उस घर में अगर पाश्चात्य संस्कृति नाम की कोई चीज थी तो उसका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम का एक घर ऐसा था जो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति बना हुआ था, वेस्टर्न कल्चर बना हुआ था, और उस घर में अगर कोई भारतीय संस्कृति नाम की चीज थी तो वो था राजा राम मोहन राय। इस पूरे का मतलब ये हुआ कि राजा राम को जो चीज भारतीय संस्कृति में अच्छी लगी उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, और जो चीज उन्हें पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न संस्कृति में अच्छी लगी उसको अडॉप्ट किया। अर्थात उन्होंने न तो भारतीय संस्कृति का पूरी तरह से अंधानुकरण किया, अगर वो भारतीय संस्कृति का अंधानुकरण करते तो फिर सती प्रथा का भी वो समर्थन करते। उन्होंने एक ब्राह्मण होते हुए सबसे पहले ब्राह्मणवादी सोच पर चोट की, उस कट्टरता पे चोट की। और मैं तो राजा राम की उस चेतना को साधुवाद देता हूं कि उस जमाने के अंदर उन्होंने अपने परिवार से मुकाबला किया, समाज से मुकाबला किया, देश से मुकाबला किया। क्योंकि दोस्तों इतना आसान नहीं था अपने परिवार के विरोध में जाकर अपने धर्म का और अपने समाज का विरोध करना, लेकिन राजा राम में ताकत थी। तभी तो आज हम 200 साल बीतने के बाद भी उनका अध्ययन कर रहे हैं, और हर साल जो एग्जाम होते हैं उसमें कोई एग्जाम नहीं है जिसमें राजा राम के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैंने ये कहा, और जो चीज राजा राम को पाश्चात्य संस्कृति में अच्छी लगी उसको भी उन्होंने अडॉप्ट किया। इसलिए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के मध्य का सेतु किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट,
भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? द फाउंडर ऑफ इंडियन रेनेसां। तो आप लोग ध्यान रखें, जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ है, जिसका रियल नेम भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है, उसकी भारत में सबसे पहली शुरुआत जो है, सबसे पहले स्टार्टिंग जो है, वो राजाराम करते हैं। और राजाराम एक ऐसी नींव लगाते हैं जिस पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का पूरा घर तैयार हुआ। इसलिए राजाराम को ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, उस जमाने में जब समाचार पत्र चले नहीं थे, राजाराम मोहन राय ने कई समाचार पत्रों को चलाया, जैसे संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्राह्मणिकल मैगजीन। इसलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, द पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें युगदूत कहा है। आपसे पूछे कि 19वीं शताब्दी का युगदूत मतलब महानायक सुभाष बाबू ने किस सामाजिक सुधारक को कहा है, तो उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने राजाराम मोहन राय को कहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब थोड़ा सा हम उनका आरंभिक जीवन भी देखें, तो ध्यान रखना, 1803 से 1811 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी की थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी की थी, अर्थात अपने जीवन पालन के लिए वो नौकरी लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने बड़े समर्पण भाव के साथ में नौकरी की थी। अब हम आगे चलें और जस्ट अब हम देखेंगे कि राजाराम मोहन राय से आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो सबसे पहले हम डेट वाइज कुछ चीजें याद रखेंगे, जैसे 1809, 1811, 1815, 1816, 1817, 1820, 21, 1822, 1825, 1828, 1829, 1833। ये डेट हमें याद रखनी कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें 1809। 1809 में 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तूफात उल मुआविदीन। ये उनकी पुस्तक का नाम था तूफात उल मुआविदीन। और ध्यान रखना, ये फारसी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक थी। ये फारसी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक थी, तूफात उल मुआविदीन, फारसी भाषा में। तो आपने सर फारसी भाषा में क्यों लिखा? तो मैं आपको बता दूं, और शायद जानकर आपको हैरत हो कि राजाराम मोहन राय भारत की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें लगभग 1 दर्जन भाषाओं का ज्ञान था। राजाराम मोहन राय को इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, हिब्रू, फ्रेंच, लैटिन, यूनानी जैसी, स्पेनिश, पुर्तगीज जैसी लगभग 1 दर्जन भाषाओं का ज्ञान था। वो हर लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे। उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक, क्योंकि उन्होंने भारत में जब पुनर्जागरण की बात कही होगी तो उन्होंने कई बुक्स का अध्ययन किया था। कई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्होंने निचोड़ निकाला था कि क्या सही है और क्या गलत है। यहां तक कि वो एक यूनिवर्सल रिलीजन की बात के बारे में भी सोचते हैं। तो यहां पे सबसे पहले 1809 में उनकी एक पुस्तक आई थी तूफात उल मुआविदीन, जो कि फारसी भाषा में थी। अब कहोगे सर फारसी भाषा में क्यों? तो मैंने कहा उन्हें 1 दर्जन भाषाओं का ज्ञान था। नहीं सर फारसी में क्यों? तो उत्तर होगा उस समय 1809 के आसपास ये मुगल्स
टाइम चल रहा है, मुगलों का काल चल रहा है, और मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी या फारसी भाषा थी, इसलिए उन्होंने फारसी भाषा में इसको लिखा था। और इसका जो हिंदी वर्जन हुआ, हिंदी वर्जन वो हुआ था एकेश्वरवादियों को उपहार। इसका हिंदी वर्जन था एकेश्वरवादियों को उपहार, द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। एकेश्वरवादियों को उपहार के नाम से इसका हिंदी वर्जन भी हुआ था, और इसका इंग्लिश वर्जन था द गिफ्ट टू, इंग्लिश वर्जन था द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट कहते हैं, मोनोथिस्ट कहते हैं एकेश्वरवादियों को। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1809 में उनकी पुस्तक आई जिसका नाम था तूफात उल मुआविदीन, और तूफात उल मुआविदीन जो है फारसी भाषा में थी, और इसका अर्थ था एकेश्वरवादियों को उपहार, द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और जो द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो बुक थी, इसके माध्यम से उन्होंने एक ही ईश्वर की आराधना पर बल दिया, एक ही ईश्वर। तो जाहिर सी बात है राजा राम मोहन राय ने बहुदेववाद का विरोध किया, राजा राम मोहन राय ने बहुदेववाद का विरोध किया। इसके साथ साथ उन्हें मूर्ति पूजा का विरोध किया, और इस पुस्तक के माध्यम से वो लगातार इसका प्रचार करते रहे। जब ऐसा उन्होंने किया तो उन्हें घर तक से बेदखल कर दिया गया था, उन्हें समाज के एक बड़े गुस्से को झेलना पड़ा था। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है, और उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था 1811। और 1811 में क्या हुआ कि उनके बड़े भाई जगमोहन का निधन हो गया। उनके बड़े भाई थे जगमोहन, उनका निधन हो गया, और जगमोहन के निधन के बाद उनकी भाभी को सती होने के लिए विवश किया गया। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, इस घटना ने उनको अंदर तक झकझोर दिया, अंदर तक झकझोर दिया। और इस घटना को उन्होंने एक प्रकार से मर्डर की संज्ञा दी। मतलब जो सती बनाया गया था राजा राम की भाभी को, उनकी भाभी का नाम था अलका, अलका मंजरी के नाम से थी वो, और उनको जब सती बनाया गया तो राजा राम ने इसे मर्डर की संज्ञा दी। और इस सती की घटना ने उनके जीवन को अंदर से झकझोर दिया। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि धर्म में इसका उल्लेख कहां पर है, तो पार्वती के संदर्भ में है। लेकिन अगर हम ये देखें कि पहला सती का उल्लेख कहां पर हुआ है ऑफिशियली, तो पहला सती बनने का उल्लेख हुआ है 510 के एरन अभिलेख के अंदर। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में, जिसमें भानुगुप्त के सेनापति भोजराज की पत्नी को सती बनने के लिए प्रेरित किया गया था। और आप लोग ध्यान रखना, अंतिम सती जो बनी है रूप कंवर, उसके बाद किसी को सती नहीं बनाएगा। 1987 जहां तक मुझे पता है, 87 के आसपास लास्ट घटना है। आज सती प्रथा को, आज नहीं उस समय, आज तो है ये, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा को अंग्रेजों ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसलिए 1829 का नियम संख्या 17 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और वर्तमान में इस कानून को और अधिक कड़ा कर दिया है कि अगर किसी को सती बनाया जाता है तो सती बनाने के लिए जितने लोग वहां पर हाजिर होंगे उन सब पर मर्डर का चार्ज लगेगा। इसलिए वर्तमान में हमारे समाज से लगभग सती प्रथा की घटना खत्म है और एक प्रकार का अपराध है।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जो अभियान चलाया, आज हम सभी, हमारा समाज और स्पेशली 21वीं शताब्दी की महिलाएं उनकी ऋणी है कि उन्होंने समाज और अपने परिवार से टक्कर लेकर ब्रिटिश शासन को प्रेरित किया कि आप इसे इलीगल घोषित कीजिए, और उन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे पॉइंट आएगा 1815। 1815 में क्या हुआ कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, और आत्मीय सभा की उनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। तो आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए किसकी स्थापना की, तो उत्तर होगा आत्मीय सभा। उसके बाद 1816 के अंदर 1816 में 16 सैसे 16 और सैसे सोसाइटी, 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1816 में किसकी स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद 1817 के अंदर एक घड़ी साज था, वॉच मेकर, एक घड़ी साज था, जिसके सहयोग से उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और आप लोग ध्यान रखना, आज की तारीख में हिंदू कॉलेज बंगाल का ही नहीं, भारत का एक प्रसिद्ध कॉलेज है, हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है। उस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर, जो एक घड़ी साज था, के साथ मिलकर राजा राम उसकी स्थापना करते हैं। और एक छोटा सा परिचय मैं आपको और देना चाहूंगा यहीं पर। हिंदू कॉलेज के बहुत कम उम्र में एक व्यक्ति लेक्चरर बने जो एंग्लो इंडियन थे, मतलब उनके फादर यूरोपियन थे और मां इंडियन थी। उस व्यक्ति का नाम था हेनरी विवियन डेराजियो। और हेनरी विवियन डेराजियो के बारे में आप लोग ध्यान रखना 3 बिंदु। हेनरी विवियन डेराजियो जो है वो एंग्लो इंडियन थे, जिनकी मदर भारतीय थी और फादर यूरोपियन थे। हेनरी विवियन डेराजियो, हेनरी विवियन डेराजियो जो थे, मात्र 22 साल की एज में तो इनकी डेथ हो जाती है, बहुत कम उम्र में इनकी डेथ होती है। लेकिन उस कम से कम समय के अंदर भी 1826 से 1831 तक वे हिंदू कॉलेज में लेक्चरर रहे। देखिए आप, बहुत कम एज में। और हेनरी विवियन डेराजियो जो हिंदू कॉलेज के लेक्चरर थे, उनके बारे में 3 क्वेश्चन याद रखना। नंबर 1, आपसे पूछे कि आधुनिक भारत का पहला कवि किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का पहला कवि, द फर्स्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का पहला कवि जो है हेनरी विवियन डेराजियो कहा जाता है, जो हिंदू कॉलेज में लेक्चरर थे। इन्होंने ही भारत में यंग बंगाल मूवमेंट को चलाया था। तो दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान रखना, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था। और ये महिला शिक्षा के हिमायती थे, विमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा के भी हिमायती थे। तो मैंने ऐसे ही लिंक करने का प्रयास किया कि 1817 के अंदर राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर, जो एक घड़ी साज था, उसके साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और जब हिंदू कॉलेज की स्थापना की तो इसी हिंदू कॉलेज में आगे चलकर एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेराजियो लेक्चरर बने। बहुत कम एज में 1831 में उनका निधन हो गया। उनका भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में 3 प्रकार से योगदान है। वो आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे, अर्थात ऐसी कविताएं लिखी जिनमें राष्ट्रवाद झलकता था। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, किसने, हेनरी विवियन डेराजियो ने, जिसको कहते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। और तीसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो रखना है महिला शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती।
तो एक बार फिर आप जो है इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है तो उसको भी मैं बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अब उसके आगे बढ़े इन घटनाओं के बाद, तो 1820 में घटना आती है। 1820 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था परसिप्स ऑफ जीसस। ध्यान रखना, 1820 में राजाराम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था परसिप्स ऑफ जीसस। तो देखिए, सबसे पहले जब राजा राम मोहन राय लगातार हिंदू धर्म में सुधार की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस समय जो भारत में ईसाई मिशनरियां सक्रिय थी और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही थी, तो ईसाई धर्म की मिशनरियों ने यह सोचा, ध्यान रखना, ईसाई धर्म की मिशनरियों ने सोचा कि राजाराम मोहन राय का हिंदू धर्म से मोह भंग हो गया है और वे ईसाई धर्म को एडॉप्ट करना चाहते हैं। ये किसने सोचा? ईसाई मिशनरियों ने। राजाराम बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने थोड़ा समय लिया और एक फिर पुस्तक लिखी 1820 में, और 1820 में जो पुस्तक लिखी उसका नाम था परसेप्ट्स ऑफ जीसस। और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ईसाई धर्म में फैली हुई विभिन्न बुराइयों को उजागर किया। मतलब राजाराम ने कहा कि हमारा हिंदू धर्म ही नहीं, हमारा हिंदू धर्म तो बहुत लिबरल धर्म है, हम जब चाहे सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म में सुधार कीजिए। और उसके लिए 1820 में उन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस की नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने चमत्कार जो थे, जिसमें ईसाई धर्म में चमत्कार जिन चीजों को कहा जाता है उनको उन्होंने अंधविश्वास कहा और ईसाई धर्म की बुराइयों को उन्होंने उजागर किया था। तो 1820 की इस घटना को भी आप रखेंगे। 1820 में उन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक लिखी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि राजाराम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, द पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने 3 समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया था, लोगों को जागरूक करने में पत्रकारिता के माध्यम से अपनी अहम भूमिका अदा की थी। वो थी संवाद कौमुदी। ये संवाद कौमुदी जो था ये बेसिकली बंगाली भाषा में आता था, संवाद कौमुदी जो बंगाल में चलता था। एक था मिरातुल अखबार। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि अखबार शब्द जो है ये बेसिकली फारसी शब्द है। मिरातुल अखबार, कुछ लोग इसको उर्दू से भी मानते हैं, मिरातुल अखबार। और एक था ब्रह्मनिकल मैगजीन। ब्रह्मनिकल मैगजीन भी उनका एक पत्रिका थी, ब्रह्मनिकल मैगजीन। यहां पर ये 3, और इन्होंने उस जमाने में समाचार पत्रों को चलाया, इसलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। स्पेशली संवाद कौमुदी जो थी वो बंगाली भाषा में थी, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में थी, और ये 2 इंपॉर्टेंट है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट से प्रतिबंधित होने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? तो उत्तर होगा मिरातुल अखबार। इसको हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर में लूंगा भारत में पत्रकारिता, उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से लाइसेंसिंग एक्ट इंडिया में आए, और यूपीएससी आजकल इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस कर रही है, तो उसको हम देखेंगे। और ध्यान रखना, यूपीएससी जिन फील्ड्स को फोकस करती है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे हरियाणा पीसीएस हो, चाहे गुजरात पीसीएस हो, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस हो, वो उसको फॉलो करते हैं। और सबसे अधिक फॉलो करती है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। वो तो कई बार हूबहू वैसे के वैसे प्रश्न दे देती है। तो आप लोग ध्यान रहे, यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है उसको आप जरूर देखें।
तो उसके बाद हम आगे चलें पत्रकारिता के बाद में एक शब्द आएगा 1825 में उन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की। तो दो कॉलेज आ गए हैं, एक तो हिंदू कॉलेज और एक आपका वेदांता कॉलेज। एक अभी 2-3 साल पहले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट जब करना होता है तो तर्क प्रस्तुत करना होता है, और तर्क प्रस्तुत करने के लिए कि सर्वोपरि मतलब सब क्षेत्रों में आगे, तो समाज के सुधार के संबंध में, पत्रकारिता के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, पाश्चात्य संस्कृति को लेने में, भारतीय संस्कृति में छुपी बुराइयों को दूर करने में, वो जो योगदान होगा वो अलग अलग एंगल से दिखा के हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है, ऐसे लिखा जाएगा। तो 1825 में उन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की। देखो ये डेट जो जुड़ी हुई है 18, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 1825 वेदांता कॉलेज। 1828 में एक बड़ी घटना है, और 1828 में वो ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। 1828 में वो ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं, जो आगे चलकर 1830 के आसपास ब्रह्म समाज में तब्दील हो गया। ब्रह्म सभा मतलब ब्रह्म की सभा, और चूंकि मैंने आपको पहले कहा वो एक ईश्वर की आराधना में विश्वास रखते थे, और वो एक ईश्वर की संज्ञा उन्होंने जो दी है वो होगा ब्रह्म। इस आधार पर उन्होंने ये नाम लिया है। तो ब्रह्म 1828 में ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज। अब 1828 में जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की उन्होंने बंगाल में, उस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो उसके ऑब्जेक्ट में आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। उसके ऑब्जेक्ट में आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं, और वो 4 पॉइंट जो है वो कौन से होंगे? जो ब्रह्म समाज के 4 ऑब्जेक्ट हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना। ब्रह्म समाज का पहला ऑब्जेक्ट था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना, मतलब हिंदू धर्म में सुधार करना, रिफॉर्म्स इन हिंदू रिलीजन। दूसरा इसका था एकेश्वरवाद पर बल देना। एकेश्वरवाद पर बल देना, एकेश्वरवाद पर बल देना, मोनोथिस्ट। और तीसरा जो होगा मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देना, मतलब सबसे पहला धर्म जो है वो मानवता है, तो मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देना। एक ऑब्जेक्ट था समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करना। समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करना। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर राजा राम मोहन राय ने जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की, उस ब्रह्म समाज के मुख्यतः 4 ऑब्जेक्ट हैं। हिंदू धर्म को उसके स्वच्छ रूप में स्थापित करना, एकेश्वरवाद पर बल देना, मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देना, समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध करना। और जाहिर सी बात है, एकेश्वरवाद पर बल देंगे तो मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, बहुदेववाद का विरोध भी इस समाज के माध्यम से किया गया था। तो ये आप समझना ब्रह्म समाज वाले पॉइंट्स। उसके बाद हम आगे बढ़े तो कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, 1833 में वो इंग्लैंड गए, 510 कारपेंटर निवास नामक जगह थी, वहां ठहरे, और ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश भारत के पहले भारतीय थे जो विदेश गए। हालांकि किसी रियासत का राजा तो गया होगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन पहले भारतीय जो ब्रिटिश भारत से गए वो राजा राम मोहन राय थे। और किस लिए गए? अकबर सेकंड के पेंशन के मुद्दे पर वो गए थे, और अकबर सेकंड ने ही उनको राजा की उपाधि दी थी। लेकिन ईश्वर को उनकी लंबी आयु मंजूर नहीं थी,
इसलिए 1833 में ब्रास्टिल में ब्रिटेन के अंदर ही उनका निधन हो जाता है। तो ये घटना मैंने आपको पहले शुरुआत में समझा दी है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे। अब उसके बाद में कुछ पॉइंट्स आप और ध्यान रखना, और वो और पॉइंट्स क्या है, तो राजाराम के बाद, या मैं वापस एक बार लिखूं, ब्रह्म समाज। तो आप लोग ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो बेसिकली 1828 में हुई है, और इसके संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। लेकिन राजा राम मोहन राय जब चले जाते हैं यहां से, भारत से बाहर, तब उनकी अनुपस्थिति में 1830 से 1833 के मध्य राजा राम मोहन राय की जगह पर ब्रह्म समाज को किसने संभाला? तब उत्तर होगा रामचंद्र बगीस ने संभाला था। रामचंद्र बगीस ने उनकी अनुपस्थिति में इसको संभाला था। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं 1833 में जब राजाराम का वहीं पर निधन हो गया, तो उसके बाद द्वारकानाथ जी ने 1833 से 1843 तक इसको संभाला द्वारकानाथ ने। लेकिन इस समय में ब्रह्म समाज थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन ब्रह्म समाज की स्थिति में थोड़ा बदलाव आता है जब इसके साथ जुड़ते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर जो जुड़ते हैं वो बेसिकली ब्रह्म समाज के साथ जुड़ते हैं 1843 से, 1843 से। और ध्यान रखना आप लोग, जब देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में जुड़ते हैं, उससे पहले ही, मतलब इस घटनाक्रम से पहले ही वो कहीं ना कहीं एक के शुरुआत के वो भी समर्थक थे, लेकिन उस समय जुड़े नहीं थे। उस समय उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। आपसे पूछे कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो उत्तर होगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1839 में, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, और देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े कब, तो 1843 से। तो वापस ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा 1830 से 1833 के बीच में। जब राजाराम ब्रिटेन चले गए तो रामचंद्र बगीस ने पीछे से काम को संभाला था। 1833 से 43 तक ये सभा रही द्वारकानाथ जी के पास, और उसके बाद द्वारकानाथ के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको 1843 संभाला। उससे पहले वो एक सभा एस्टैब्लिश कर चुके थे जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। अब एक नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है केशव चंद्र सेन, जो ब्रह्म समाज के साथ जुड़ता है, तो उसको भी आप ध्यान रखना। और वो क्या है कि जब ब्रह्म समाज के कर्तव्य कर्ता देवेंद्रनाथ टैगोर थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। किसको? ब्रह्म समाज का आचार्य उन्होंने नियुक्त किया केशव चंद्र सेन को। लेकिन केशव चंद्र सेन बहुत ही लिबरल और प्रखंड विद्वान माना जाता था। इसलिए जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के साथ जुड़ते हैं, और ध्यान रखना केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में लेकर ही कौन आया है, तो उत्तर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर लेके आए थे। अब जब केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं, क्योंकि वो लिबरल है, तो उन्होंने फैसला किया कि हमें ब्रह्म समाज का प्रचार बंगाल से बाहर करना चाहिए। मतलब मद्रास भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, बॉम्बे भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, तो उन्होंने कहा भारत के अन्य क्षेत्रों में भी हमें इसका प्रसार करना चाहिए। किसका? ब्रह्म समाज का। किसने कहा? देवेंद्रनाथ टैगोर को
केशव चंद्र सेन ने कहा। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर का आपस में ईगो टकराता था, मतलब विचार उनके आपस में नहीं मिलते थे, ये एक अलग बात है। तो जब केशव चंद्र सेन इसका प्रसार करने लगे तो ये बात देवेंद्र नाथ टैगोर को अच्छी नहीं लगी। और ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन जो बंगाल से बाहर जाएंगे तो उनसे प्रेरित होकर दो समाज बनते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक को वेद समाज और एक नाम आता है प्रार्थना समाज। ये दो समाज ब्रह्म समाज से प्रभावित थे, लेकिन इनके अंदर किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। मतलब केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर दो अन्य समाज कौन से बने? तो उत्तर होगा वेद समाज और प्रार्थना समाज। लेकिन उससे पहले की घटना में याद रखें कि देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में इनका ईगो क्लैश हुआ, इसलिए 1865 के अंदर विभाजन हो गया। किसका? ब्रह्म समाज का। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। और ब्रह्म समाज का विभाजन होने से आप देखना, ये जो पुराने वाला ब्रह्म समाज था, वो ब्रह्म समाज तो रह गया देवेंद्र नाथ टैगोर के पास। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोग इसको आदि ब्रह्म समाज कहते हैं, कुछ इसको कहते हैं, लेकिन पुराना वाला जो होगा आदि ब्रह्म समाज, वो देवेंद्र नाथ टैगोर के पास में होगा। और केशव चंद्र सेन से आप बस इतना ध्यान रखिए कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का प्रसार पूरे भारत में करना चाहते थे। इसलिए 1865 के बाद केशव चंद्र सेन ने जिस समाज की स्थापना की उसे कहते हैं भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। तो एक मिनट के लिए मैं आपको वापस रिवाइज कराऊं, मुद्दा क्या है कि ब्रह्म समाज की कर्तनकर्ता जब देवेंद्र नाथ टैगोर बने, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को मजबूत करने के लिए किस व्यक्ति को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया? तो उत्तर होगा केशव चंद्र सेन को। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में बनती नहीं थी, वैचारिक स्तर पे भी नहीं बनती थी। और बाद में जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का प्रसार बंगाल के बाहर करने लगे तो इनका ईगो और अधिक टकराया। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर उसके आगे हम तो मैंने कहा कि जब केशव चंद्र सेन बाहर जाकर प्रसार करने लगे तो कुल मिलाकर 1865 में ब्रह्म समाज में फूट पड़ी, ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपना ब्रह्म समाज अलग कर लिया और केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज बना उसे कहते हैं भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, अर्थात बंगाल एवं बंगाल के बाहर जाकर भी वो ब्रह्म समाज का प्रसार करने लगे। इससे वो नाराज हुए थे, तो बनेगा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। अब भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो बना, उस ब्रह्म समाज ने काफी काम किया। तो यहां पर मैं वापस एक मिनट ले लूं आपके सामने केशव चंद्र सेन को। तो केशव चंद्र सेन सबसे पहले देखो, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ब्रह्म समाज और यहां पे आएगा संस्थापक राजा राम मोहन राय, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद रामचंद्र बगीस, उसके बाद नाम आता है द्वारकानाथ और द्वारकानाथ के बाद नाम आता है देवेंद्रनाथ और देवेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया केशव चंद्र सेन को। लेकिन थोड़े समय बाद इनके विचार आपस में टकराने लगे, जिससे 1865 में विभाजन हुआ और 1865 में जो विभाजन हुआ तो इधर बना आदि ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज और यहां बना भारत में प्रसार करना चाहते थे, इसलिए भारतवर्षीय ब्रह्म समाज।
ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखना, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बाद में बना है, लेकिन केशव चंद्र सेन ने तो अपने प्रयास पहले ही शुरू कर दिए थे। और प्रयास क्या थे? जैसे केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1864 में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज की तो आप लोग सर ब्रह्म समाज में विभाजन 1865 में हुआ। हाँ, विभाजन 1865 में हुआ है, और इन दोनों के बीच में टकरार पहले शुरू हो गई थी जब केशव चंद्र सेन अपने पंख बाहर निकालने लगे थे, और वो जब जाकर के वेद समाज की स्थापना करवाते हैं। और वेद समाज की स्थापना कहां हुई? तो उत्तर होगा मद्रास के अंदर। और इसकी स्थापना किसने की? तो उत्तर होगा श्री धरालू नायडू ने। ये इसके संस्थापक थे, श्री धरालू नायडू। तो आपके दिमाग में पॉइंट आएगा कि सर वेद समाज की स्थापना किससे प्रेरित होकर की गई? तो उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। एक हम अलग से पढ़ेंगे 1865 के अंदर, नहीं 1867 के अंदर, सॉरी 1867 के अंदर बॉम्बे में केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर एक समाज बना जिसे प्रार्थना समाज कहते हैं, जिसमें पांडुरंग बंधुओं की बड़ी भूमिका थी, जिसमें जो बनेगा उसमें थे आत्माराम पांडुरंग, रामचंद्र भंडारकर, और एक बड़ा नाम आएगा महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। उनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये दो बनते हैं केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर। अब एक घटना और देखिए कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी क्या होता है कि पहले एक घटना होती है, और वो घटना क्या थी कि केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था, इसने ब्रह्म समाज के अंदर अपने स्तर पर एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम। ब्रह्म विवाह अधिनियम, जिसमें लड़के और लड़की की आयु को शादी कितनी उम्र में होनी चाहिए निर्धारित किया गया। आप बताना कि ब्रह्म विवाह अधिनियम के अंतर्गत, जिससे बाद में उस समय की सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था, शादी की एज कितनी निर्धारित की गई थी। तो यहां पर आप देखना 1872 का जो ब्रह्म विवाह अधिनियम था, उस ब्रह्म विवाह अधिनियम में लड़के और लड़की की शादी की आयु को निर्धारित किया गया। लेकिन कहते हैं कि 1870, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन सबसे पहले केशव चंद्र सेन ने किया। और कैसे किया कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 साल की अल्पवयस्क लड़की की शादी कूच बिहार के राजकुमार से कर दी, कुछ जगह आता राजा से कर दी। इससे ब्रह्म समाज के जो लोग जो केशव चंद्र सेन के साथ जुड़े हुए थे वो बहुत नाराज हुए, और उन्होंने केशव चंद्र सेन का साथ छोड़ दिया और एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस नए ब्रह्म समाज को कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। उसको कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। और जो साधारण ब्रह्म समाज बना था, ये बना 1878 के अंदर, 1878 में शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। तो आप लोग यहां ध्यान रखो दोस्तों, ब्रह्म समाज हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे बड़ा है। और चूंकि इसका संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने हर क्षेत्र में जो कदम रखे वो आधुनिक भारत के अंदर सामाजिक सुधार में पहले कदम माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पहले नेता थे। वो भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे। वो भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु थे। अब मैं आपको आपके मेंस के पॉइंट से क्वेश्चन आपको देता हूं,
उसको आपको बहुत अच्छा से लिख के आपको मुझे भेजना है, और वो होगा, वो क्वेश्चन जो है, भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है। सर्वोपरि है, स्पष्ट कीजिए कि कैसे सर्वोपरि है। और ध्यान रखना, जब भी आंसर राइटिंग करोगे तब क्वेश्चन को यहां से पढ़ने के बजाय यहां से पढ़िए, सबसे लास्ट में। और जो सबसे लास्ट में बिंदु दिया होता है वो ही आपके उत्तर की सही दिशा को निर्धारित करता है। अन्यथा आपको जितना है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है राजाराम मोहन राय, तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि मेंस में उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वो राजाराम के बारे में जितना जानते हैं वो लिख के आ जाएंगे, उससे नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि नंबर जो मिलते हैं वो मिलते हैं डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। क्या डिमांड है और क्या सप्लाई आपने की है, उस बेसिस पर आपको नंबर मिलता है। जैसे यहां पर क्वेश्चन के लास्ट में ही हो, भारतीय पुनर्जागरण में राजाराम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है, मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन में क्या लिखना होता है इसको मैं अलग से बताऊंगा। यहां पर अगर आ जाए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तब उत्तर अलग होगा। मतलब पूछा जाए किसी के संदर्भ में गया हो, लेकिन लास्ट वर्ड क्या है यह किसी के प्रश्न के सही उत्तर को निर्धारित करता है। और मेरा अनुभव यह बताता है कि आज भी यूपीएससी अगर 1000 की वैकेंसी निकालती है तो उसमें टॉपर को जब देखते हैं तो टॉपर भी 50% पर नहीं जा पाता है। अगर यूपीएससी ये निर्धारित कर दे कि पास करने के लिए 50% +1 की आवश्यकता होगी, तो शायद कोई पास ही नहीं हो पाए। और क्यों ना हो पाए? क्योंकि भारत में 90% स्टूडेंट्स जो है ये जानते ही नहीं है कि स्पष्ट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, निष्कर्ष दीजिए, विवेचना कीजिए, इसके क्या प्रभाव होंगे, प्रभाव क्या है, टिप्पणी कीजिए, शॉर्ट नोट लिखिए, इसके सही उत्तर ही पता नहीं है। और हिंदी मीडियम के अंदर जो रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण तो यही है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लोग, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है उसमें 10% हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए तो 90% कभी भी राइटिंग स्किल्स पे काम ही नहीं करते हैं। वो केवल फैक्चुअल डाटास पे ध्यान देते हैं और अपनी कॉलेज के 3 साल में वो कभी भी न तो कॉलेज जाते हैं पूरी तरह से और न कभी किसी आंसर को लिखने का प्रयास करते हैं, बल्कि 1 वीक सीरीज को पढ़कर पास होते हैं। इसलिए आप देखिए आईएएस के एग्जाम में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यह है, अगर हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इन लास्ट वर्ड को समझ जाएं कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तो टॉप 10 में टॉप 5 हमारे हिंदी मीडियम से होंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दिल्ली जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर बहुत कम टीचर हैं जो आंसर राइटिंग समझाते हैं। और वो आंसर राइटिंग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि अधिकांश पढ़ाने वालों ने कभी यूपीएससी मेंस का एग्जाम दिया ही नहीं है, और अगर दिया है तो वो पास नहीं हुए, और पास नहीं हुए तो कभी उन्होंने मूल्यांकन नहीं किया कि मैं पास क्यों नहीं हुआ। और वो वही चीजें बताते हैं स्टूडेंट्स को जो जिनके कारण वो खुद पास नहीं हुए। इसलिए रिजल्ट आपके सामने है। मेरा थीम है, हमारी अनअकैडमी का थीम है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी संख्या में यूपीएससी में सिलेक्ट हो,
उसके लिए उनको आंसर राइटिंग सिखाई जाए। जैसे स्पष्ट कीजिए में होगा कि आपको विभिन्न तर्क प्रस्तुत करने होंगे और वो तर्क प्रस्तुत करके बताना होगा कि इन आधारों पर कहा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है। वो तर्क क्या? वो तर्क होगा समय के आधार पर सबसे पहले शुरुआत करने वाला। वो तर्क होगा शिक्षा के क्षेत्र में वेदांता कॉलेज की स्थापना, वेदांता सोसाइटी की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना। वो तर्क होगा पत्रकारिता का। वो तर्क होगा समाज में सुधार का, समाज में रिफॉर्म्स का। वो तर्क होगा कि पाश्चात्य संस्कृति से हमें क्या लेना चाहिए और भारतीय संस्कृति से हमें क्या छोड़ना चाहिए। वो तर्क होगा मानवीय प्रतिष्ठा का। और वो जब आप बांध करके उस उत्तर को लिखोगे तो एक बेहतरीन उत्तर आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, आज सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का इतना ही पाठ हम लेंगे। कल फिर इसी पाठ को हम लेंगे, लेकिन एक नए समाज सुधार के साथ। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।